अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि हुकूमत ने मुल्क में अद्वियात सस्ती करने और मुल्क से अद्वियात की एक्सपोर्ट्स को $5 अरब सालाना तक बढ़ाने के लिए एक अहम पॉलिसी तरतीब दे दी है। किस तरह पाकिस्तान में अद्वियात सस्ती हो सकती हैं? सबसे बड़ी वजह तो यह है कि मुल्क में जो अद्वियात बनती हैं उसका 85% जो खाम माल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। इसको लोकली तौर पर कैसे बनाया जा सकता है ताकि ना सिर्फ मुल्क में अद्वियात सस्ती हों बल्कि एक्सपोर्ट से भी हम कसीर ज़र मुबादला कमा सकें, उसे आज डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि मुल्क के तमाम अजला के अंदर नादरा के सेंटर्स बन गए हैं और 97% तहसीलों के अंदर भी अब नादरा का दफ्तर मौजूद है, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज आपको बताएंगे कि मुल्क की हर तहसील यानी बकिया 3% तहसीलों के अंदर कब तक नादरा के दफ्तर खुलने जा रहे हैं। तो पहले चलते हैं अद्वियात, जो कि आजकल 21वीं सदी की एक अहम ज़रूरत है। उस सिलसिले में पाकिस्तान का जो अद्वियात इंपोर्ट करने का बिल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, कोरोना की वजह से भी, कोरोना वैक्सीन की इंपोर्ट की वजह से भी। तो सन 2021 से अगर फिगर देखें तो पाकिस्तान ने उस साल $3 अरब 78 करोड़ की अद्वियात और वैक्सीन्स इंपोर्ट की, तो छोटी तादाद नहीं है। जबकि हमने जो अद्वियात और दीगर चीज़ें इससे मुतल्लिक़ एक्सपोर्ट की वो सिर्फ $268 मिलियन की थी। तो ड्रैप जो पाकिस्तान में अद्वियात को कंट्रोल करता है, फार्मास्यूटिकल कंट्रोल करता है, उसने एक पॉलिसी डिज़ाइन की है जो कि काबीना के उसूलों के मुताबिक है। उस पॉलिसी के तहत मुल्क के अंदर अद्वियात का जो खाम माल है, जिसे API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, वो खाम माल पाकिस्तान में बनेगा। खाम माल क्या होता है? दरअसल किसी भी दवाई, किसी भी गोली के अंदर दो अज्जा होते हैं, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक नॉन एक्टिव। एक्टिव वो होता है जैसे सर दर्द की पैराडोल हम लेते हैं, उसमें जो पैरासीटामोल है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो कि अक्सर उस गोली या उस टीके के 20-25% तक मुश्तमिल होता है। जबकि बकिया नॉर्मल हाथ में 50 या 75% तक नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो कि उसे सिर्फ शेप देने के लिए, साइज़ देने के लिए, पूरा करने के लिए बनाया जाता है ताकि गोली बड़े साइज़ की बने या उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाए। तो पाकिस्तान में होता क्या था कि जो असल में दवाई है, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो सिर्फ 15% मुल्क में बनता है, जबकि 85% हम उसे इंपोर्ट करते हैं इंडिया से और चाइना। ये दो बड़ी मार्केट्स हैं, अमेरिका से भी करते हैं, यूरोप से भी, लेकिन बड़ी हाई एंड अद्वियात हैं जो अमेरिका और यूरोप से आती हैं। नॉर्मल जो अद्वियात हैं वो इंडिया और चाइना से आती हैं। तो होता क्या है, जैसे ही डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होता है तो पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें फौरी तौर पर बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि हमारी असल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की प्रोडक्शन है वो ना होने के बराबर है। अब मुल्क में कहने को तो 750 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं, उनमें से सिर्फ 23 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक्टिव इंग्रेडिएंट बना रहे हैं, और वो मुल्क की ज़रूरत का सिर्फ 15% है। अब इस पॉलिसी आने के बाद वन विंडो के ज़रिए पाकिस्तान की तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इजाज़त मिलने जा रही है कि वो API जो है वो पाकिस्तान में बनाएं। इसके अलावा उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसके ज़रिए वो इस सिलसिले में रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर इसके बाद इनको ना सिर्फ केमिकल बल्कि मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर भी टैक्स रिलैक्सेशन देने जा रही है हुकूमत। उसके साथ साथ एक API पार्क बनाने जा रही है हुकूमत, जिसके अंदर मुफ्त ज़मीनें दी जाएंगी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को। शर्त ये होगी कि वो ये तमाम खाम माल जो है वो पाकिस्तान में बनाए। इसके दो बड़े फ़ायदे होंगे जो इस वक्त नहीं हो रहे। पहला तो पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों को रोज़गार बनेगा। कैसी बात है कि दवाई पाकिस्तान के लिए जो है वो इंडिया में बनती है या चाइना में, वहाँ पर रोज़गार पैदा होता है। तो अब अगर ये यहाँ बनेगी तो रोज़गार बनेगा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की वजह से फौरी तौर पर अद्वियात महंगी नहीं हुआ करेंगी। फिर जब पाकिस्तान इसे एक्सपोर्ट करने लगेगा तो तीसरा फ़ायदा तब उठाएगा कि हम कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकेंगे। अब इस सिलसिले में काबीना जो है वो कुछ अर्सा कबल पॉलिसी मंजूर कर चुकी है। ड्रैप ने इसे अब जाकर लागू किया है इस पॉलिसी को। हुकूमत का टारगेट तो ये है कि सन 2025 तक पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स जो है $5 अरब को टच कर जाएं। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन
उसकी निस्बत हम बासानी 2025 तक $2-2.5 अरब बासानी ले जा सकते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में API की जो इंडस्ट्री बढ़ रही है। इस वक्त दुनिया में सालाना $180 अरब के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं और 2024 तक ये मार्केट बढ़कर $250 अरब सालाना हो जाएगी। उसमें से 1% का शेयर लेना यानी 2.5% पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कोई बड़ा शेयर नहीं है। हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। तो हमें करना ये है कि टेक्नोलॉजी में जो है इन्वेस्ट करना है ताकि हमारी इंपोर्ट्स कम हो, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो जब हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे $2.5 अरब, तो कुल मिला के हमें तकरीबन $5 अरब सालाना की बचत या आमदन हो सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है, इसके जो मौजूदा हुकूमत है और आने वाली हुकूमत जो भी होगी, वो इसी नेक नीयति से काम करे ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसी के चलते आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो खबर ये है कि मौजूदा हुकूमत के 3.5 सालों में नादरा ने 88 नई जगह पर अपने दफातर खोले हैं, मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ तहसीलों में। उसकी वजह से आवाम को बहुत फ़ायदा होना शुरू हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान के तमाम 154 जो अजला हैं उनके अंदर नादरा का एक ऑफिस कम अज़ कम ज़रूर है। इसके अलावा पाकिस्तान की 543 तहसीलें हैं, उनमें से 523 तहसीलें यानी 97% तहसीलें जो हैं उनके अंदर नादरा के दफातर खुल चुके हैं। सिर्फ मुल्क में 3% जो कि 20 तहसीलें बनती हैं पूरे मुल्क की बहुत दूर दराज इलाकों की, वहाँ नादरा के दफातर नहीं खुले। लेकिन हुकूमत का टारगेट ये है कि जून सन 2022 इसी साल अगले इंशाल्लाह 3 माह के अंदर उन 20 तहसीलों के अंदर भी नादरा के दफातर खुल जाएंगे। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर हर ज़िले और हर तहसील की सतह पर नादरा का दफ्तर होगा। या मैं बताता चलूँ कि जो दूर दराज की तहसीलें वहाँ पर एक दफ्तर है, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर मेगा सेंटर्स बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे सेंटर जहाँ पर एक एक टाइम पे 20-20, 25-25 लोगों को सर्व किया जा सकता है। तो उसकी वजह से अब नादरा के अंदर शनाख्ती कार्ड जाके बनवाना निस्बतन बेहतर हुआ है, बिल्कुल हैसल फ्री नहीं हुआ। तो जिन सूबों के अंदर ज़्यादा दफातर बनाए गए हैं, सबसे ज़्यादा नादरा के दफातर खुले हैं सिंध के अंदर 23 दफातर खुले हैं, KP के अंदर 16, बलूचिस्तान के अंदर 13, आज़ाद कश्मीर में 12, पंजाब में 11 क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी बहुत दफातर थे, फिर गिलगित बल्तिस्तान में 2 और एक रावलपिंडी और एक इस्लामाबाद में खुला है। इससे उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो मुल्क में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है तेज़ होगा। वैसे पाकिस्तान में जो 18 साल और उससे ज़ायद आबादी के 96% लोग जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर 10 से 15% आबादी ऐसी है जो बालिग है लेकिन रजिस्टर नहीं हो चुकी। दूर दराज लोग रहते हैं, कबायली लोग हैं, वहाँ तक हुकूमत पहुँचने में नाकाम है। यानी जो इंडिया की टोटल आबादी है उसके अंदर 15 से 20 करोड़ अफराद ऐसे जो कि किसी खाते में काउंटिंग में नहीं है। अगर उन अफराद की आबादी भी इंडिया की आबादी में काउंट कर ली जाए तो इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। चाइना दूसरे नंबर पर जा चुका है। क्यों? चाइना के अंदर हर शख्स डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान के अंदर 96% लोग डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ये सिर्फ शरह जो है 90% तक है। तो देखिए ये एक ऐसा मैदान है जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से आगे जा चुका है। इसके अलावा बहुत सारे मैदान हैं, हम क्रिकेट में इंडिया से आगे हैं, हॉकी में इंडिया से आगे हैं, स्क्वैश में इंडिया से आगे, हम अपनी मिलिट्री के अंदर भी इंडिया से आगे हैं, हम साइंस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स में इंडिया से आगे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत मैदानों में आगे भी हैं, पीछे भी हैं। हमें करना ही है कि जिस जगह हम आगे हैं उस रफ्तार को तेज़ रखें और जहाँ पीछे हैं सोचें कि हम पीछे क्यों रह गए, ताकि हमने अपने हमसाया मुल्क से हर अच्छी चीज़ में भी मुकाबला करना है, ताकि हम दुनिया के ऊपर एक खुद मुख्तार कौम के तौर पर जाने माने जा सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।